नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज भारत, रूस और चीन समेत एससीओ के सभी देशों ने एक स्वर में कहा, अब दुनिया में किसी की दादागिरी नहीं चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रेसिडेंट पुतिन और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने कहा कि दुनिया आपसी सहयोग से ही चलेगी, लेकिन अगर कोई वर्ल्ड ऑर्डर को बिगाड़ने की कोशिश करेगा, बिजनेस चेन को तोड़कर धौंस दिलाने की कोशिश करेगा, तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी ने अमेरिका का नाम नहीं लिया, प्रेसिडेंट ट्रंप का नाम नहीं लिया, लेकिन ट्रंप के टैरिफ का जिक्र भी नहीं किया। लेकिन जाहिर है सबका इशारा अमेरिका और ट्रंप के टैरिफ की तरफ ही था। एससीओ समिट में आज पुतिन और शी जिनपिंग के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो केमिस्ट्री दिखी, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हुई। रूस के विदेश मंत्रालय ने तीनों नेताओं की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, पिक्चर ऑफ द डे। प्रेसिडेंट पुतिन पूरी गर्मजोशी के साथ मोदी को एससीओ समिट के ग्रुप फोटो के लिए बने मंच तक ले गए और इसके बाद मोदी से अपनी गाड़ी में साथ चलने की रिक्वेस्ट की। दरवाजे पर मोदी के लिए 10 मिनट तक वेट किया। शी जिनपिंग ने भी मोदी को हाथों हाथ लिया। आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के रुख को सपोर्ट किया। मौजूदा उथल पुथल के दौर में भारत, चीन और रूस की दोस्ती को वर्ल्ड ऑर्डर का बैलेंसिंग फैक्टर बताया। पाकिस्तान भी एससीओ का मेंबर है। शहबाज शरीफ की मौजूदगी में एससीओ के सभी देशों ने पहलगाम हमले की निंदा की। मोदी ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि सीमा पार से आतंकवाद को किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शहबाज शरीफ चुपचाप बैठे सुनते रहे। आज एससीओ समिट के दौरान प्रेसिडेंट पुतिन और शी जिनपिंग समेत सभी देशों के नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रिसीव करने पहुंचे, लेकिन शहबाज शरीफ एक तरफ कोने में खड़े सबको ताकते रहे। किसी ने पाकिस्तान के वजीर आजम से हाथ तक नहीं मिलाया। शहबाज शरीफ की बेइज्जती की चर्चा पाकिस्तान में जबरदस्त हो रही है। एससीओ समिट से क्या हासिल हुआ? तेंजिंग से अमेरिका को क्या मैसेज दिया गया? पाकिस्तान को क्या सबक मिला? और रूस, भारत और चीन को एक साथ देखकर ट्रंप प्रशासन की नींद क्यों उड़ी? ट्रंप के टैरिफ को अमेरिका की कोर्ट ने अमेरिका को बर्बाद करने वाला क्यों बताया और प्रेसिडेंट ट्रंप ने आज क्या सफाई दी? ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा आज की बात में। लेकिन शुरुआत करते हैं आज की सबसे इंटरेस्टिंग तस्वीरों से। आज तेंजिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एससीओ समिट के वेन्यू पर पहुंचे। उस वक्त तक ज्यादातर हेड ऑफ स्टेट वहां पहुंच चुके थे। सबसे पहले प्रेसिडेंट पुतिन ने मोदी को रिसीव किया। पुतिन ने मोदी से हाथ मिलाया, गर्मजोशी से गले मिले। इसके बाद कॉरिडोर में दोनों नेता गुफ्तगू करते हुए अंदर तक गए। इस दौरान पुतिन और मोदी ने बेलारूस और टर्की के राष्ट्रपति समेत कई नेताओं से अभिवादन भी किया। शी जिनपिंग के साथ खड़े होकर इनफॉर्मल बात हुई, लेकिन किसी ने पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की तरफ देखा तक नहीं। शहबाज शरीफ एक कोने में चुपचाप खड़े थे, लेकिन न मोदी ने, न पुतिन ने, न शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ को कोई भाव दिया। समिट के दौरान शहबाज शरीफ कई मौकों पर मोदी के सामने पड़े, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के वजीर आजम को कंप्लीटली इग्नोर किया। बड़ी बात यह कि आज एससीओ समिट में जो जॉइंट डिक्लेरेशन जारी हुआ, इस साझा बयान में 22 अप्रैल के पहलगाम आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की गई। यह साझा बयान पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ की मौजूदगी में जारी हुआ। पाकिस्तान ने भी इस पर दस्तखत किए। भारत, चीन, रशिया, टर्की, ईरान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, बेलारूस और ईरान समेत 10 देशों ने पहलगाम हमले को इंसानियत पर हमला बताया। इस हमले की साजिश करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। एससीओ की जॉइंट डेलिब्रेशंस में दहशतगर्दों को पालने पोसने वालों, उनकी मदद करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। साझा बयान में एससीओ के मेंबर कंट्रीज ने कहा कि आतंकवाद को लेकर दोहरा रवैया अब नहीं चलेगा। आतंकवाद के खिलाफ सबको एकजुट होकर लड़ना होगा
और सिर्फ निंदा करने से काम नहीं चलेगा, टेररिज्म के स्पॉन्सर्स के खिलाफ भी एक्शन लेना होगा। एससीओ समिट में प्रधानमंत्री मोदी ने भी पहलगाम हमले का मुद्दा उठाया। इस कायरतापूर्ण हमले के बाद भारत का सपोर्ट करने वाले देशों को शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ की मौजूदगी में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद को सपोर्ट करने वाले देशों को निशाने पर लिया। मोदी ने कहा, कुछ देश आतंकवाद का खुला समर्थन करते हैं, उनके खिलाफ सबको एकजुट होना पड़ेगा। जब दुनिया के सभी मुल्क इंसानियत का खून बहाने वालों के खिलाफ एकजुट होंगे, तभी मानवता की हिफाजत हो सकेगी। कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है, किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार्य नहीं होंगे। हमें मिलकर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में विरोध करना होगा। आतंकवाद के सवाल पर प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा, वो पाकिस्तान के मुंह पर तमाचा है। एससीओ के जॉइंट डिक्लेरेशन में आतंकवाद को कड़े शब्दों में कंडेम किया गया। ये आसिम मुनीर को करारा जवाब है। आपको याद होगा, जून में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जॉइंट डिक्लेरेशन पर साइन करने से इसलिए इनकार कर दिया था क्योंकि उसमें आतंकवाद का जिक्र नहीं था। नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी ने बाजी पलट दी। शी जिनपिंग के सामने कहा, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर के मुंह पर कहा, दुनिया के 20 लीडर्स को बताया कि पहलगाम का आतंकी हमला इंसानियत के नाम पर कलंक है। जो देश आतंकवाद को पालते पोसते हैं, उनके खिलाफ एक्शन कितना जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने बिना कहे चीन को याद दिलाया कि वो आतंकवाद की फैक्ट्री को माल सप्लाई करता है। चीन को इस बात का एहसास कराया कि आतंकवाद पर भारत का स्टैंड न बदला है, न बदलेगा। चीन को भी इस बात का एहसास है कि कैसे पाकिस्तान चीन को छोड़कर अमेरिका की गोद में बैठ गया। ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज के लिए रिकमेंड करने में आसिम मुनीर ने जरा भी शर्म नहीं की। अब चीन यह बताना चाहता है कि उसके लिए भारत पाकिस्तान के मुकाबले कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तस्वीरों में साफ दिखाई दिया कि शी जिनपिंग ने कैसे शहबाज शरीफ को इग्नोर किया और मोदी का दोस्त की तरह स्वागत किया। मोदी ने भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बिल्कुल भाव नहीं दिया, लेकिन जिस तरह तेंजिन में प्रेसिडेंट पुतिन और शी जिनपिंग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया, जिस इनफॉर्मल अंदाज में तीनों नेता मिले, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में है। आज एससीओ समिट की साइडलाइंस में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रेसिडेंट पुतिन से भी लंबी बात की। चूंकि अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने की वजह से भारत पर 25% एडिशनल टैरिफ लगाया है। भारत पिछले 2 साल से रूस से बड़ी मात्रा में ऑयल इंपोर्ट कर रहा है, इसलिए रूस के साथ भारत का ट्रेड डेफिसिट बढ़ा है। मोदी ने पुतिन के साथ इस इम्बैलेंस को खत्म करने के उपायों पर चर्चा की। दोनों नेता डिफेंस, एनर्जी, क्लीन एनर्जी सेक्टर में व्यापार बढ़ाने पर सहमत हुए। अमेरिका और यूरोपीय देशों के सैंक्शंस की वजह से रूस में प्रोफेशनल वर्कर्स की काफी कमी हो गई है। भारत यह कमी पूरी कर सकता है। मोदी और पुतिन की बातचीत में इस इशू पर बात हुई। इसके अलावा दोनों नेताओं ने दिसंबर में पुतिन के भारत दौरे को लेकर भी चर्चा की।
पुतिन इस साल दिसंबर में भारत आएंगे। पुतिन के साथ बातचीत में मोदी ने यूक्रेन वॉर का इशू भी उठाया। मोदी ने कहा कि यूक्रेन का युद्ध मानवता के लिए चुनौती है और भारत चाहता है कि इस युद्ध को बातचीत के जरिए जल्दी से जल्दी खत्म किया जाए। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारे स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। यह पूरी मानवता की पुकार है। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। आज तेंजिन में मोदी और पुतिन की मुलाकात से पहले एक इंटरेस्टिंग तस्वीर देखने को मिली। प्रेसिडेंट पुतिन मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कार में अपने साथ होटल तक ले गए। असल में एससीओ समिट के बाद दोनों नेताओं की मीटिंग होनी थी। पुतिन समिट से पहले निकले, प्रधानमंत्री मोदी बाद में निकले। दोनों नेताओं को अपनी अपनी कार से मीटिंग के वेन्यू तक जाना था, लेकिन पुतिन एससीओ समिट से बाहर निकलकर 10 मिनट तक वेट करते रहे। जब प्रधानमंत्री मोदी वहां से बाहर निकले तो पुतिन ने मोदी से अपनी गाड़ी में साथ चलने को कहा, जिसके बाद दोनों नेता एक ही कार में अपनी मीटिंग के लिए दूसरे होटल रवाना हुए। होटल पहुंचने के बाद भी दोनों नेता करीब 45 मिनट तक गाड़ी में बैठकर अकेले में बात करते रहे। इसके बाद होटल में डेलीगेशन लेवल की बातचीत हुई। प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन में युद्ध को लेकर अपना स्टैंड क्लियर किया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन वॉर अमेरिका और यूरोपीय देशों की जिद और जोर जबरदस्ती का नतीजा है। पुतिन ने कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज लंबे समय से रूस को कमजोर करने, उनको टारगेट करने के लिए यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन ने आरोप लगाया कि यूरोप और अमेरिका ने ही 2014 में यूक्रेन में तख्ता पलट कराया, क्योंकि उस वक्त के यूक्रेन के प्रेसिडेंट विक्टर यानुकोविच यूक्रेन को नेटो में शामिल करने के खिलाफ थे। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन में पश्चिमी देशों के इशारे पर रशियन बोलने वालों पर जुल्म हुए। आज का क्राइसिस उसी का नतीजा है। हालांकि पुतिन ने कहा कि युद्ध खत्म करने को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ उनकी अच्छी बातचीत हुई है, जिससे उन्हें युद्ध खत्म होने की उम्मीद नजर आ रही है। पुतिन ने यूक्रेन संकट में मदद के लिए भारत और चीन दोनों का शुक्रिया भी अदा किया। In this regard, we value the proposals of China and India. यूक्रेन संकट को हल करने के प्रयासों और सुझावों के लिए हम चीन, भारत और अपने दूसरे सामरिक साझेदारों की तारीफ करते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि हाल ही में रूस और अमेरिका के बीच अलास्का में शिखर सम्मेलन के दौरान जो आपसी समझ बनी, उसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि हम भी यूक्रेन संकट हल करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है कि इस रजामंदी से वहां शांति कायम करने के दरवाजे खुल रहे हैं। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि यूक्रेन संकट को लेकर हम अपने रुख पर कायम हैं। मैं आप सबको ये भी याद दिला दूं कि ये संकट रूस पर हमले की वजह से पैदा नहीं हुआ, बल्कि ये यूक्रेन में एक वाजिब सरकार के तख्ता पलट से शुरू किया गया था। इस तख्ता पलट को पश्चिमी देशों ने उकसाया और समर्थन दिया था। इस तख्ता पलट के बाद यूक्रेन के उस इलाके के लोगों के खिलाफ हथियारबंद बलों का इस्तेमाल किया गया जो इस तख्ता पलट का विरोध कर रहे थे। उन लोगों को दबाने की कोशिश की गई। यूक्रेन संकट की दूसरी बड़ी वजह पश्चिमी देशों की यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनाने की कोशिश है, जो वो पिछले कई वर्षों से लगातार करते रहे हैं। हम पिछले कई वर्षों से लगातार इसका विरोध करते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होने को रूस अपनी सुरक्षा के लिए सीधी चुनौती के तौर पर देखता है। वैसे साल 2014 में
यूक्रेन में बाहरी ताकतों की मदद से जो तख्तापलट हुआ, उसने यूक्रेन की चुनी हुई सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया था, क्योंकि यूक्रेन की वो लीडरशिप अपने देश को नेटो में शामिल करने के खिलाफ थी। ट्रंप को ये कैसे बर्दाश्त होगा जो दो देश रशिया से सबसे ज्यादा ऑयल खरीदते हैं वो एक बार फिर पुतिन के साथ खड़े नजर आए। अब ट्रंप चीन को तो कुछ कह नहीं सकते, इसलिए सारा गुस्सा भारत पर उतारते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल अब से थोड़ी देर पहले सामने आया। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए फिर से लिखा कि भारत कई साल से अमेरिका को सामान बेचकर खूब पैसे कमा रहा है और ज्यादा टैरिफ लगाकर अमेरिकी प्रोडक्ट्स को अपने यहां बिकने नहीं देता। ट्रंप ने कहा उन्हें भारत से यह भी शिकायत है कि वो रूस से बहुत ज्यादा तेल खरीदता है और यह सब अमेरिका के लिए ठीक नहीं है। हालांकि ट्रंप की सबसे बड़ी परेशानी यह है कि ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर की नई तस्वीर के फ्रेम में वो कहीं नजर नहीं आ रहे। आज अमेरिका के मुकाबले बड़ी ताकतों का जो नया गठजोड़ बन रहा है वो आगे चलकर अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। जाहिर है इससे ट्रंप परेशान होंगे, अमेरिका परेशान होगा और इसीलिए ट्रंप ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर भी कर दी। तेंजिन में एससीओ समिट को नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत माना जा रहा है। आज मोदी ने दुनिया को दिखाया कि भारत की डिप्लोमेसी कितना तब रखती है। मोदी ने शहबाज शरीफ की मौजूदगी में आतंकवाद के स्पॉन्सर्स को टारगेट किया, पुतिन के सामने यूक्रेन युद्ध को जल्दी से जल्दी खत्म करने की सलाह दी और चीन के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात में कहा कि बॉर्डर का मसला दोनों देशों के रिश्तों के बीच कांटा है, इसको सुलझाना जरूरी है। एससीओ की मीटिंग पर अमेरिका समेत वेस्टर्न मीडिया की पैनी नजर है। वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, सीएनएन, बीबीसी, बॉस्टन ग्लोब, ब्लूमबर्ग, द गार्जियन, ले मोंड और डे स्पीगल जैसे पश्चिमी देशों के बड़े बड़े अखबारों और मीडिया हाउसेज ने एससीओ समिट की पर लंबे लंबे आर्टिकल लिखे हैं और कहा कि नए वर्ल्ड ऑर्डर की शुरुआत है। चीन, रूस और भारत मिलकर पश्चिमी देशों की दादागिरी को चैलेंज कर रहे हैं। अब एक ऐसी विश्व व्यवस्था बन रही है, वर्ल्ड ऑर्डर बन रहा है जिसमें किसी एक देश की दादागिरी नहीं चलेगी। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा कि जब ट्रंप ने दुनिया में उथल पुथल मचा दी तो एससीओ की मीटिंग से चीन अमेरिका के दबदबे को चैलेंज कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है कि चाइना समिट में मोदी, पुतिन और शी ने एकजुटता का संदेश दिया, अमेरिका को किनारे लगाने की कोशिश की। सीएनएन ने लिखा कि ट्रंप के टैरिफ वॉर ने मोदी और जिनपिंग को करीब ला दिया, भारत और चीन के गिले शिकवे दूर करवा दिए। ब्लूमबर्ग ने लिखा कि ट्रंप को ठेंगा दिखाकर मोदी ने रूस और चीन से नजदीकियां बढ़ाई। तेंजिंग में प्रधानमंत्री मोदी ने भी एससीओ की नई डेफिनेशन बताई, कहा यह संगठन सिक्योरिटी, कनेक्टिविटी और अपॉर्चुनिटी का प्लेटफॉर्म है। एससीओ को लेकर भारत की सोच और नीति 3 मुख्य स्तंभों पर आधारित है। एससीओ, एस सिक्योरिटी, सी कनेक्टिविटी, ओ अपॉर्चुनिटी। एससीओ मल्टीलेटरलिज्म और इंक्लूसिव वर्ल्ड ऑर्डर का मार्गदर्शक बन सकता है। मुझे खुशी है कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज एक स्टेटमेंट जारी किया जा रहा है। वैश्विक संस्थानों में रिफॉर्म्स के लिए एससीओ सदस्य आपसी सहयोग बढ़ा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र की 80वीं वर्षगांठ के अवसर पर हम एकमत होकर यूएन रिफॉर्म का आह्वान कर सकते हैं। प्रेसिडेंट पुतिन ने भी एससीओ को न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का बड़ा और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म बताया। पुतिन ने कहा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से ही अमेरिका और यूरोप पूरी दुनिया पर अपनी दादागिरी चलाते आए हैं, लेकिन अब एससीओ ऐसा इंटरनेशनल ऑर्डर बना रहा है जिसमें हर देश का सम्मान होगा, सबकी बात सुनी जाएगी और सबके हितों का ध्यान रखा जाएगा।
Наша организация последовательно наращивает влияние в решении актуальных международных вопросов. अंतर्राष्ट्रीय मसले सुलझाने में हमारा संगठन लगातार अपना प्रभाव बढ़ाता जा रहा है और ये वैश्विक विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ाने और सच्चा मल्टीलैटरलिज्म स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। और यकीनन एससीओ ने पूरे यूरेशियाई महाद्वीप में सहयोग का माहौल और आपसी विश्वास बढ़ाने में ठोस योगदान दिया है। अपनी इन कोशिशों के जरिए एससीओ ने यूरेशिया में स्थिर, सुरक्षित और शांतिपूर्ण विकास के राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां बनाने में बड़ी भूमिका अदा की है। इससे शांति की ऐसी व्यवस्था स्थापित होगी जो घिसी पिटी और पुरानी पड़ चुकी यूरोप केंद्रित और यूरोप और अमेरिका वाले मॉडल की जगह लेगी और एक उदाहरण कायम करेगी जिससे ज्यादा से ज्यादा देशों के हितों का ख्याल रखा जाएगा। ये नई व्यवस्था सच्चे संतुलन वाली होगी और इस तरह ये नई व्यवस्था कुछ देशों द्वारा दूसरे देशों की सुरक्षा की कीमत पर कुछ खास देशों के हित साधने की हरकतें कामयाब नहीं होने देगी। प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने भी मोदी और पुतिन की बात को आगे बढ़ाया। जिनपिंग ने कहा कि आज एससीओ दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीलैटरल प्लेटफॉर्म बन गया है और इसकी ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। 组织更好发展，中方始终 इस बार शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में 26 देश शामिल हुए हैं। इसके बाद एससीओ दुनिया का सबसे बड़ा बहुपक्षीय संगठन बन गया है जिसके सदस्य देश 50 से ज्यादा क्षेत्रों में सहयोग कर रहे हैं और इन सभी देशों का सामूहिक आर्थिक उत्पादन 30 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। एससीओ का प्रभाव और अपील हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। 亿元人民币 एससीओ समिट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी की ऐतिहासिक सफलता है। जो लोग कह रहे थे कि भारत की विदेश नीति फेल हो गई, उनको मोदी, पुतिन और शी जिनपिंग की दोस्ती देखकर शौक लगा होगा। जो लोग कहते थे कि मोदी चीन से डरते हैं, उन्होंने देखा होगा कि मोदी ने आंख में आंख डालकर पाकिस्तान के आतंकवाद को कंडेम किया। जो लोग मोदी को डिप्लोमेसी का पाठ पढ़ा रहे थे, उन्होंने देखा होगा कि प्रेसिडेंट पुतिन ने अपनी कार में बैठकर मोदी का इंतजार किया। दोनों नेताओं ने 50 मिनट तक अकेले में गाड़ी में बैठकर बात की। पुतिन के डिप्लोमेटिक रिलेशंस में ऐसा दूसरा एग्जाम्पल देखने को नहीं मिलता। जो लोग कह रहे थे नरेंद्र सरेंडर, उनको आज अमेरिकन एम्बेसी का स्टेटमेंट पढ़कर सांप सूंघ गया होगा। आज अमेरिका को याद आ गया कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कितने गहरे हैं और दोनों की दोस्ती कैसे नई ऊंचाइयां छू रही है। जो लोग इस बात पर नाच रहे थे कि ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, मोदी के लिए क्राइसिस खड़ा कर दिया, आज उनको इस बात पर मिर्ची लगेगी कि मोदी ने पुतिन और शी जिनपिंग के साथ मिलकर वर्ल्ड ऑर्डर का बैलेंस बनाकर ट्रंप को चौंका दिया। जो लोग मोदी की विदेश नीति की आलोचना कर रहे थे, असल में वो भारत को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे थे। जब मामला विदेश नीति का हो, जब मामला अमेरिका और चीन से मुकाबले का हो, तो सबको देश के साथ खड़े होना चाहिए। प्रधानमंत्री कोई भी हो, सरकार किसी भी पार्टी की हो, राष्ट्रहित सर्वोपरि रहना ही चाहिए। एससीओ समिट के दौरान भारत और चीन ने भी अपने आपसी रिश्ते सुधारने की कोशिश की। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी की बायलैटरल मीटिंग हुई। मोदी ने जिनपिंग से कहा कि भारत और चीन दोनों एशिया और बाकी दुनिया की बड़ी ताकतें हैं। दोनों के बीच सहयोग से दुनिया में शांति और स्थिरता आएगी, लेकिन सीमा विवाद एक बड़ा अनसुलझा मसला है। सीमा पर चीन और भारत की तनातनी दूर करना जरूरी है। वहीं प्रेसिडेंट जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन की दोस्ती पूरी दुनिया और सभी डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जरूरी है। दोनों देश साथ आएंगे तभी दुनिया की तरक्की रफ्तार पकड़ेगी। 天津峰会，中国和印 चीन और भारत पूरब की दो प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं हैं। दोनों दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले देश हैं और ग्लोबल साउथ के महत्वपूर्ण सदस्य भी हैं। आज हम दोनों के कंधों पर दोनों देशों के नागरिकों की जिंदगी बेहतरीन बनाने की बड़ी जिम्मेदारियां हैं। ये हम दोनों की जिम्मेदारी है कि हम विकासशील देशों के साथ एकजुट रहें, उनकी प्रगति में मदद करें और मानव समाज की तरक्की को आगे बढ़ाएं। चीन और भारत के लिए सबसे अच्छा विकल्प यही है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे पड़ोसी, दोस्त और पार्टनर जैसा बर्ताव करें और सफलता में एक दूसरे का सहयोग करें और ड्रैगन और जंबो मिलकर डांस करें। ये साल भारत और चीन के
कूटनीतिक संबंधों का 75वां वर्ष है। दोनों देशों को चाहिए कि वो इस रिश्ते को सामरिक और दूरगामी नजर से देखें और इसको स्थायी, ठोस और निरंतर विकास का आधार बनाएं। हमें इतिहास को लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए आगे आकर बहुपक्षीयवाद को बढ़ावा देना चाहिए। एक मल्टीपोलर विश्व बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में लोकतंत्र को बढ़ावा देने के प्रयास करने चाहिए। और हम दोनों देश को एशिया ही नहीं, पूरी दुनिया में शांति और समृद्धि बढ़ाने में उचित योगदान देना चाहिए। भारत और चीन की नई दोस्ती के दो मतलब लगाए जा रहे हैं। एक तो ये कि भारत ने मजबूरी में चीन के साथ हाथ मिलाया, चीन के साथ कई मतभेदों को भुलाकर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दूसरा अर्थ यह कि रिश्ते सुधारने की पहल चीन ने की। चीन को एहसास हुआ कि मोदी ट्रंप के रुख से नाराज हैं। शी जिनपिंग ने मौके का फायदा उठाया और इन दोनों परिस्थितियों के लिए ट्रंप जिम्मेदार है। लेकिन वजह कोई भी हो, चीन के साथ दोस्ती सिर्फ दिखावे की नहीं होनी चाहिए। भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। भारत के लिए इस वक्त जरूरी है कि चीन भारत के एग्रीकल्चर और मैरीन प्रोडक्ट्स के लिए, फार्मास्यूटिकल के लिए, आईटी सर्विसेज के लिए अपने बाजार खोले। भारत चीन में एक्सपोर्ट बढ़ाकर अमेरिका के ट्रेड पर अपनी निर्भरता कम कर पाए। इसके साथ साथ फर्टिलाइजर, रेयर अर्थ मेटल और भारत की फैक्ट्रीज के लिए जरूरी रॉ मटेरियल की रेगुलर सप्लाई चाइना इंश्योर करे। इस वक्त अमेरिका के टैरिफ से निपटने में यह सब भारत के काम आएगा और भारत और चीन के रिश्तों को मजबूत करेगा। अब बात करते हैं देश की राजनीति की। मराठा आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने सख्त रुख दिखाया। कोर्ट ने मनोज जरांगे पाटिल और उनके सपोर्टर से कहा कि कल शाम 4 बजे तक आजाद मैदान को छोड़कर बाकी सभी जगहों को खाली कर दें। कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा कि नए आंदोलनकारियों को मुंबई में घुसने से रोका जाए। असल में बॉम्बे हाई कोर्ट को सख्त रुख इसलिए अपनाना पड़ा क्योंकि मराठा रिजर्वेशन की मांग को लेकर मनोज जरांगे पाटिल के सपोर्ट में पहुंचे हजारों लोगों ने पूरी मुंबई को चौक कर दिया। जगह जगह सड़कों पर गाड़ियां पार्क कर दी, ट्रैफिक जाम कर दिया, लोकल बसें नहीं चलने दी, टैक्सियां बंद हो गई, ऑटो बंद हो गए, लोगों को कई कई किलोमीटर पैदल चलकर ऑफिस जाना पड़ा। एम्बुलेंसेस हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाई, गणपति पंडालों में लोग दर्शन करने नहीं पहुंच पाए। हालात को देखते हुए आज कोर्ट की स्पेशल बेंच ने सुनवाई की और आंदोलन करने वालों को सख्त हिदायत दी। कोर्ट ने कहा सिर्फ एक दिन के लिए सांकेतिक धरना देने की इजाजत दी गई थी। सिर्फ 5000 लोगों के साथ आंदोलन की परमिशन थी, लेकिन मुंबई में हर जगह आंदोलनकारियों ने कब्जा कर लिया। 5 दिन से मुंबई के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आंदोलन की वजह से आम लोगों को परेशान करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसे सरकार सख्त कदम उठाए। कोर्ट की ऑब्जर्वेशन बिल्कुल सही भी है क्योंकि पिछले 4 दिन से मराठा आंदोलन की वजह से मुंबई थम गई है। मुंबई के सीएसएमटी स्टेशन, मैरिन ड्राइव जैसे इलाके पूरी तरह से ब्लॉक्ड हैं। कोर्ट ने सीएसएमटी स्टेशन जैसी हेरिटेज साइट को लेकर चिंता जताई। स्टेशन पर हर दिन लगभग 6 लाख से ज्यादा पैसेंजर्स ट्रेन पकड़ते हैं, लेकिन स्टेशन पर 4 दिन से आंदोलनकारियों का कब्जा है। स्टेशन के बाहर भी आंदोलनकारी जमे हुए हैं। इस इलाके में कई ऑफिसेज भी हैं। आंदोलनकारी किसी भी टैक्सी या सवारी को आगे नहीं जाने दे रहे। बेस्ट की बसें भी नहीं चल पा रहे। कामकाजी दिन है, दफ्तरों की ओर लोग जा रहे हैं, लेकिन जो रोजाना पीएसटी बस से या टैक्सियों से जाया करते थे, उन्हें अब पैदल ही अपने दफ्तरों की ओर जाना पड़ रहा है, क्योंकि मराठा आंदोलन के चलते छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के आसपास की जितनी सड़कें हैं, जो सिग्नल्स हैं, वो सभी बंद कर दिए गए। वहां पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। इसलिए भीड़ जो इस वक्त हम देख रहे हैं, मुंबईकरों की भीड़ है, जो आमतौर पे बेस्ट बसों या टैक्सियों से अपने दफ्तरों की ओर जाया करती है, लेकिन इस वक्त बेस्ट की बसें भी बंद हैं और जो टैक्सी हैं वे भी बंद है। इसलिए जाने के लिए तकलीफ हो रही है। अगर हम बात करें तो छत्रपति शिवाजी महाराज के टर्मिनस का जो सिग्नल है, वहां पर पूरी तरह से बैरिकेडिंग है। इसलिए जे फ्लाईओवर हो या फिर मेट्रो सिग्नल से आने वाली जो गाड़ियां हैं, जो बसों का जो रूट है, वो पूरी तरीके से बंद है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तो काफी दूर है, से कैसे जाएंगे? अभी चल के जाएंगे। बहुत देर लगेगा? पौना घंटा लगेगा। बस नहीं मिल रही है?
बस बंद है सर। बस बंद है। कहाँ तक जाएंगे? मंत्रालय। मंत्रालय। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर कफ परेड। काम पे? हाँ काम पे। कैसे जाएंगे? अभी सर वो चल के ही जाएंगे। कितना देर लगेगा? वैसे तो टैक्सी या कैब से 20 मिनट लगता है, चल के जाएंगे तो बहुत देर भी नहीं मिल रहा लगेगा। अभी तो कुछ 40 मिनट लगे, 40 मिनट लगे। 40 मिनट लगे। फिर आते वक्त भी यही क्या करेगा? आना पड़ेगा। ये मुंबई के लोगों की हिम्मत है कि सारे परेशानियों के बावजूद वो काम पर जरूर जाते हैं। मुंबई कभी थकता नहीं है, मुंबई कभी रुकती नहीं है। अदालत ने जरांगे पाटिल को प्रदर्शन करने की इजाजत इस शर्त पर दी थी कि प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण रहेगा, आम लोगों को परेशानी नहीं होगी। पाटिल को अनशन या उपवास करने की परमिशन नहीं दी गई थी, लेकिन जरांगे पाटिल 4 दिन से अनशन पर हैं। आज से उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो पानी भी नहीं पिएंगे। कोर्ट ने सरकार से कहा कि मनोज जरांगे पाटिल पर नजर रखी जाए, अगर उन्हें मेडिकल एड की जरूरत पड़े तो डॉक्टर्स की टीम भेजी जाए। जरांगे पाटिल के सपोर्टर्स अपने साथ बड़ी बड़ी गाड़ियां और ट्रक लेकर पहुंचे हैं। इन गाड़ियों में लंबे वक्त तक ठहरने और खाने पीने का इंतजाम है। फलों से भरे ट्रक हैं, गाड़ियों में आटा दाल चावल है, टेंट है, खाना पकाने का सामान है, गद्दे हैं, चादर हैं। ये गाड़ियां सड़कों पर पार्क कर दी गई हैं। सड़कों पर खाना बन रहा है और आंदोलनकारियों को सड़कों पर ही खाना बांटा जा रहा है। इससे हर तरफ अव्यवस्था फैल गई है, हर किसी को दिक्कत हो रही है। ये जो सड़क है ये सीधे सामने आप देखिए CSMT स्टेशन की ओर जाती है। साथ ही में इसी रोड पर सेंट जेवियर कॉलेज है, कामा अस्पताल है, साथ ही में किला कोर्ट है। किला कोर्ट के ठीक बगल में BMC का मुख्यालय है। लेकिन आज तस्वीर क्या है आप देखिए, यहाँ पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह से रोक दी गई है। आपको बता दें प्रतिदिन इसी सड़क पर हजारों गाड़ियां गुजरती है। जो लोग इस इलाके में काम करते हैं वो इसी रास्ते से गुजरते हुए अपने मंजिल की ओर जाते हैं, दफ्तर की ओर जाते हैं। लेकिन आज देखिए किस तरह से सड़क पर इस पूरे मुख्य रोड पर इतनी बड़ी संख्या में पिछले 4 दिनों से ये तमाम कार्यकर्ता डटे हुए हैं। जो कार्यकर्ता आंदोलनकारी यहाँ पर रुके हुए हैं उनके खाने की व्यवस्था की गई है। महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से मराठा संगठन से जुड़े जो लोग हैं वो अपने साथ खाना और पानी लेकर आए हैं। दरअसल जब यह आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद एक शिकायत की जा रही थी कि आंदोलनकारियों को बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल रही है, खाने की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। लेकिन आज तस्वीर पूरी तरह से बदली हुई है। अब बड़ी संख्या में यहाँ पर जो है महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों से मराठा संगठन से जुड़े लोग हो या फिर सामाजिक संस्थाएं हो, उनकी तरफ से खाने की व्यवस्था की गई है। हमारे साथ हम इधर जो आए हमारे बांधो, मराठा बांधो आरक्षण के लिए, उनके लिए हम पेरू फल लेके आए हमारे खेत से। हम इधर कितने भी आदमी हमारे मराठी बांधो आंदोलन के लिए, उनको हम भूखे नहीं रहेंगे। और हमको कितना भी सरकार ने मजबूर किया फिर भी हम किसी को नहीं इधर से हटने देंगे। ये शासन ने इतना पाबंद लगाया हमको, पहले 1-2 दिन में आप खाना नहीं दिया, किसी को खाने के सब स्टॉल बंद कर दिए। जो लालबाग राजा में जो वहाँ पे भंडार रहता वो भी बंद कर दिया। आज मराठा ने, पूरे महाराष्ट्र के मराठा ने इतना खाना भेजा कि हम पूरे मुंबई को खाना खिला सकते हैं। हमारे घर वालों को, हमारे को बच्चे को हम पहले से बोल दिए जब तक आरक्षण लाते नहीं तब तक हम हमारे घर नहीं जाते। दादा ने अनशन का 4थे दिन के वास्ते जो गवर्नमेंट हमारी मांगे पूरे कर नहीं रही। मराठा आंदोलनकारियों की वीडियोस, मीडिया रिपोर्ट्स आज कोर्ट के सामने रखी गई। मुंबई के सड़कों पर लग रहे लंबे लंबे जाम के बारे में अदालत को बताया गया। कोर्ट को बताया गया कि आंदोलनकारी लोगों के साथ मिसबिहेव कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। कोर्ट ने भी कहा कि आंदोलन के दौरान माइक के इस्तेमाल की इजाज़त नहीं थी, लेकिन माइक की आवाज़ तो कोर्ट रूम तक आ रही है। अदालत ने कहा कि आंदोलन शांतिपूर्ण नहीं है। मुंबई में गणेश उत्सव चल रहा है, इससे सामान्य स्थिति बहाल करना जरूरी है। 26 अगस्त को कोर्ट ने सिर्फ 5000 लोगों के साथ आंदोलन की परमिशन दी थी। इसलिए सरकार ये सुनिश्चित करे कि अब सिर्फ 5000 लोग ही आज़ाद मैदान में रहें, बाकी लोगों को मुंबई से निकाला जाए। और सरकार कल कोर्ट के सामने स्टेटस रिपोर्ट पेश करे। कोर्ट के आदेश पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि सरकार आंदोलन करने वालों से बात करेगी और कोर्ट के आदेश को लागू करेगी। मला असं वाटतं मी प्रवासात असल्यामुळे कोर्टाने नेमकं काय म्हटलंय ते मी ऐकलेलं नाही, पण
अभी मैं ट्रैवल कर रहा था, इसीलिए कोर्ट ने क्या कहा ये अभी तक मुझे पता नहीं है। मुझे जो समझ में आया उसके मुताबिक कोर्ट ने कहा है कि जो इजाजत दी गई थी उनका उल्लंघन हुआ। रास्तों पर भी जो कुछ हो रहा है उसको लेकर कोर्ट ने नाराजगी जताई है और कुछ निर्देश दिए हैं। उन निर्देशों का पालन करना प्रशासन की जिम्मेदारी है और प्रशासन उनका पालन करेगा। हालांकि आज सुबह देवेंद्र फडणवीस ने डिप्टी चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे, अजित पवार और मराठा आरक्षण उप समिति के अध्यक्ष राधाकृष्ण विखे पाटिल के साथ मौजूदा हालात पर लंबी चर्चा की। सरकार एक ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार कर रही है। इस पर कानूनी राय लेने के बाद इसे मनोज जरांगे पाटिल के पास भेजा जाएगा। एक तरफ सरकार मराठा रिजर्वेशन की मांग कर रहे मनोज जरांगे पाटिल और उनके सपोर्टर्स को समझाने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ नागपुर में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। महासंघ का कहना है कि अगर पिछड़ों का हक मारा गया, अगर मराठों को पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया, ओबीसी कोटे से किसी को 1% भी और रिजर्वेशन दिया गया, तो पूरे महाराष्ट्र में पिछड़े वर्ग के लोग सड़कों पर उतरेंगे। आज मुंबई में भी ओबीसी समाज के नेताओं की एक मीटिंग हुई। इस मीटिंग में महाराष्ट्र सरकार के मंत्री छगन भुजबल भी शामिल हुए। छगन भुजबल ने कहा कि महाराष्ट्र में मराठा तो रूलिंग कम्युनिटी है, उन्हें पिछड़ा कैसे माना जा सकता है। गैर कानूनी ढंग से ओबीसी में किसी को भी जगह नहीं देना चाहिए कदम। और दो कमीशन जो निकले मंडल और उन्होंने भी नकारा है कि ये जो रूलिंग कम्युनिटी है मराठा कम्युनिटी वो बैकवर्ड नहीं है, यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसके विपरीत जाकर अगर कुछ गलत, हाँ जहाँ तक वो कहते हैं कि हैदराबाद गैजेटियर है ना वो गैजेटियर, तो देख लो क्या है उसमें। उसमें भी कुनबी अलग दिखाया है, मराठा अलग दिखाया है, ओबीसी अलग 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 दिखाया है। और जिसके पास जरा भी कोई प्रूफ है कुनबी दे दो, करोड़ों लोगों को कुनबी बनाया जाए, ओबीसी बनाए, वो हम नहीं होने देंगे। हम लोगों के ऊपर अन्याय ना हो, नहीं तो हमारे ओबीसी भी जो है अलग घटक जो है वो कोई भी उपोषण कर रहा है, जो मोर्चे निकाल रहा है, और हम भी अभी उसी भी रास्ते पे जो है बिल्कुल शांति के साथ हम अपना विरोध जो है गवर्नमेंट और लोगों के सामने प्रदर्शित करेंगे। मराठा आरक्षण का मुद्दा महाराष्ट्र की राजनीति में करीब 40 साल पुराना है। सारी पार्टियों ने मौके के हिसाब से इसका इस्तेमाल किया है। इसको सॉल्व करने की कोशिशें भी कई बार हुई हैं, लेकिन मसला पेचीदा है, इसलिए हल इतना आसान भी नहीं है। मराठा मांग करते हैं कि उन्हें ओबीसी वर्ग में शामिल किया जाए। ओबीसी ये कहकर इसका विरोध करते हैं कि मराठाओं को पिछड़े वर्ग में शामिल करने से पिछड़ों का हक मारा जाएगा। अगर सरकार मराठाओं को अलग से आरक्षण देती है तो रिजर्वेशन 50% की लिमिट से ऊपर हो जाता है और मराठा आरक्षण को कोर्ट खारिज कर देता है। इसलिए हर बार आंदोलन होता है, सरकार आरक्षण देने का वादा करती है, कोशिश करती है, विधानसभा में आरक्षण का बिल पास होता है, लेकिन कोर्ट इसे रेड सिग्नल दिखा देता है। मनोज जरांगे पाटिल भी ये बात जानते हैं, छगन भुजबल को भी सब पता है। देवेंद्र फडणवीस बार बार यही कहते हैं कि आंदोलन करने से सिर्फ सियासी माहौल गर्म हो सकता है, मुंबई के लोगों को परेशानी हो सकती है, लेकिन आरक्षण कैसे मिल सकता है। रास्ता एक ही है, मराठा आरक्षण की मांग करने वाले पिछड़े वर्ग के नेता और सरकार के प्रतिनिधि कानून के एक्सपर्ट्स के साथ बैठें, बातचीत के जरिए कोई ऐसा रास्ता निकालें जो सबको मान्य है और कोर्ट में भी टिक सके, कानूनन मान्यता मिल सके, तभी बात बनेगी। बिहार में विपक्ष वोटर लिस्ट के रिवीजन का विरोध कर रहा है। आज राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा खत्म हो गई और बिहार में ड्राफ्ट वोटर लिस्ट पर दावे और आपत्तियां दर्ज करने का समय भी आज खत्म हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कर दिया कि बिहार में वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने की डेडलाइन बढ़ाई नहीं जाएगी। समय सीमा को बढ़ाने को लेकर आरजेडी और एआईएमआईएम की पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच के सामने इलेक्शन कमीशन ने कहा, अगर डेडलाइन बढ़ाई जाती है तो सारा शेड्यूल गड़बड़ा जाएगा। चुनाव आयोग का कहना है कि वोटर लिस्ट में
सभी एलिजिबल वोटर्स के नाम शामिल किए जाएंगे। 30 सितंबर के बाद भी दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। इन पर फाइनल लिस्ट बनने के बाद विचार होगा और नॉमिनेशन की तारीख तक फाइनल लिस्ट में करेक्शन करके नाम जोड़े जाएंगे। इसलिए डेडलाइन बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कहा कि दावे और आपत्तियां दाखिल करने का काम जारी रखा जाए और यह भी आदेश दिया कि बिहार स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पैरालीगल वॉलंटियर्स को इस काम में लगाएं, जो लोगों को ऑनलाइन आवेदन भरने में मदद करें। इसके बाद कोर्ट ने डेडलाइन बढ़ाने की पिटीशन को खारिज कर दिया। कोर्ट के फैसले से आरजेडी और कांग्रेस के मंसूबे पर पानी फिर गया, लेकिन राहुल और तेजस्वी के रूप में कोई खास बदलाव नहीं आया। आज आरजेडी, कांग्रेस और महागठबंधन के तमाम नेता पटना में थे, क्योंकि पटना में राहुल और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा का समापन था। गांधी मैदान में रैली की परमिशन नहीं मिली, इसलिए राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने रोड शो किया। इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत, शरद पवार के एनसीपी के नेता जितिन अवाड़ और तृणमूल कांग्रेस की तरफ से यूसुफ पठान और ललितेश पति त्रिपाठी शामिल हुए। रोड शो के बाद राहुल गांधी ने पटना के डाक बंगला चौराहे पर रैली की। इस रैली में राहुल ने हाइड्रोजन बम की बात की। क्योंकि रोड शो के दौरान बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी को जगह जगह काले झंडे दिखाए थे, रैली में भी कुछ लोग काले झंडे के पहुंचे थे। यह देखकर राहुल नाराज हो गए। उन्होंने कहा बेंगलुरु की महादेवपुरा सीट को लेकर उन्होंने वोट चोरी का जो खुलासा किया था वो तो सिर्फ एटम बम था। अब वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं और बीजेपी को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर, नारा फैल गया है और बीच में बीजेपी के लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, है ना। अब मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, अच्छी तरह सुन लीजिए, बीजेपी के लोग अच्छी तरह सुन लीजिए। भैया, एटम बम का नाम सुना आपने? सुना है एटम बम का नाम? उससे बड़ा क्या होता है? उससे बड़ा क्या होता है? एटम बम से बड़ा हाइड्रोजन बम होता है। होता है नहीं होता है? माधवपुरा में हमने एटम बम दिखाया था। बीजेपी के लोगों तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आ रहा है, हाइड्रोजन बम आ रहा है, तैयार हो जाइए। आपकी जो सच्चाई है, वोट चोरी की सच्चाई है, वो पूरे देश को पता लगने जा रही है। आने वाले समय में मैं आपको गारंटी करके दे रहा हूं, हाइड्रोजन बम के बाद नरेंद्र मोदी जी अपना चेहरा इस देश को नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन बीजेपी के नेताओं ने राहुल गांधी की इस धमकी का मजाक उड़ाया। रविशंकर प्रसाद ने कहा राहुल गांधी का एटम बम तो फुस हो चुका, इसलिए हाइड्रोजन बम कैसा होगा इसका अंदाजा सबको है। रविशंकर ने कहा कि राहुल को थोड़ी मैच्योरिटी दिखानी चाहिए, वो विपक्ष के नेता हैं, कम से कम अपने पद की गरिमा का ख्याल तो रखना चाहिए। मित्रों, राहुल गांधी को जब भी सुनता हूं, संसद के अंदर या संसद के बाहर, तो मुझे कई प्रकार के एंटीना को खोलना पड़ता है उनकी बात को समझने के लिए। आज उन्होंने कहा मैंने एटम बम फोड़ा है, अब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा। अभी तक तो दुनिया में हाइड्रोजन बम नहीं फटा है, तो राहुल गांधी फोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर चुनाव के गणना को लेकर उनका कर्नाटक का एटम बम था तो फुस हो गया, वो दिवाली का एक छोटा पटाखा भी नहीं निकला। राहुल गांधी जी, क्या हो गया है? इतना अपने को आप हल्का क्यों बना रहे हैं? याद है ना, मोहब्बत की दुकान लेके चले थे अपनी यात्रा में, याद है कि भूल गए आप लोग? उस मोहब्बत की दुकान में कितना नफरत परोसा, ये भी आप जानते हैं। नफरत ही परोसे, अब आप एटम बम और हाइड्रोजन बम की बात बोलते हैं। यह देश को समझना चाहिए, राहुल गांधी गैर जिम्मेवार हैं।
हालांकि तेजस्वी यादव ने भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक किया। तेजस्वी ने कहा कि मोदी सरकार एफआईआर कराकर उन्हें डराना चाहती है, लेकिन लालू यादव का बेटा किसी से डरेगा नहीं। हम लोगों पे मुकदमा कराते, तेजस्वी पे मुकदमा कराया एफआईआर का। हम लोग डरे वाला है। जब लालू जी इनके आकर वाणी जी को गिरफ्तार कर दिए तो लालू जी का बेटवा डरा जाएगा। हम लोग एफआईआर वालों से डरने वाले नहीं। मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री है, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर है, झूठ बोलने के होलसेलर है, झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर है। वोट की चोरी कौन कर रहा है? नाम जोर से बोलिए, वोट की चोरी कौन कर रहा है? अरे चाहिए करोड़ों बिहारियों पे एफआईआर करे। बिहारी मोदी जी से डरने वाला नहीं है। डरोगे कि लड़ोगे? अरे जोर से बोला, हाथ उठा के लड़ोगे? इनको उखाड़ के फेंकना है ना? मेरे साथ नारा लगाओगे आप लोग? हम बोलेंगे देश का भूत, आप बोलना मोदी का झूठ। देश का भूत, देश का भूत, देश का भूत। तेजस्वी यादव की बातों का जवाब दिया केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी के चक्कर में तेजस्वी यादव की रही सही जमीन भी निकल गई। राहुल गांधी ने बिहार और बिहारियों को गाली देने वाले रेवंत रेड्डी और एमके स्टालिन जैसे नेताओं को बुलाया। इसे बिहार के लोग कभी माफ नहीं करेंगे। मैं तो यही समझता हूं कि बिहार में इस यात्रा के कारण इंडी गठबंधन का थूपड़ा साफ हो जाएगा। उन्होंने किसको ले गए? रेवंत रेड्डी को, जो बिहार को गाली देने का काम किया था, बिहार के डीएनए को चैलेंज किया था। ये किसको ले गए? स्टालिन को, जो स्टालिन हिंदुओं को गाली दिया था, जो स्टालिन का खानदान बिहारियों को गाली दिया था। अब बताइए बिहार क्या ये अपमान बर्दाश्त करेगा? चाहे कोई हिंदू, जादव ही, मैं खोल के बोलता हूं, जादव भी तो हिंदू है। तेजस्वी यादव को इसका नुकसान होगा। सवाल है, क्या राहुल गांधी को वोट चोरी का नारा लगाने से बिहार के चुनाव में फायदा होगा? असल में बिहार के चुनाव में चैलेंज करने वाली लीडर तो तेजस्वी यादव है। राहुल सिर्फ सपोर्टिंग रोल में है। तेजस्वी ने शुरुआती दौर में जो लॉ एंड ऑर्डर और रोजगार के इशू उठाए थे, उसका असर दिखाई दिया था, लेकिन वोट चोरी के नारों ने उसको दबा दिया। कहीं ऐसा ना हो कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें लेके डूबेंगे। बंगाल में आज एक नई कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। ममता बनर्जी ने आर्मी को भी सियासत में लपेट लिया। तृणमूल कांग्रेस ने सेना के जमीन पर आंदोलन का मंच बना दिया। आर्मी ने कोलकाता के मोया रोड पर गांधी मूर्ति के पास बने तृणमूल कांग्रेस के मंच को हटा दिया, तो ममता बनर्जी खुद विरोध करने पहुंच गई। असल में ममता बनर्जी ने 21 जुलाई को बंगला को लेकर केंद्र सरकार के रवैये के खिलाफ प्रोटेस्ट का आह्वान किया था। इस प्रोटेस्ट के लिए गांधी मूर्ति के पास धरना स्थल बनाया गया। आर्मी से 2 दिन के लिए प्रोटेस्ट की परमिशन ली गई, लेकिन पिछले 1.5 महीने से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हर हफ्ते शनिवार और रविवार को प्रोटेस्ट करने पहुंच जाते थे। आर्मी ने इस पर ऐतराज जताया और आज आर्मी के जवानों ने धरना स्थल पर लगे पंडाल, मंच, लाइट्स और माइक सब कुछ हटा दिया। जैसे ही ममता बनर्जी को यह खबर लगी, वो तुरंत वहां पहुंच गई और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। ममता ने कहा उन्हें आर्मी के लोगों से कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आर्मी ने जो किया वो बीजेपी और डिफेंस मिनिस्टर के इशारे पर किया। लेकिन बीजेपी के मंसूबे पूरे नहीं होंगे, बंगला भाषा को लेकर आंदोलन नहीं रुकेगा। I am not blaming the army. I am blaming BJP party. मैं आर्मी पर इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं बीजेपी और उनके मंत्रियों पर इल्जाम लगा रही हूँ। वो इस तरह से पॉलिटिकल पार्टी के स्टेज को तोड़कर आर्मी का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ की सजावट, माइक, स्टेज सब कुछ तोड़ा गया।
आप लोग अपनी आंखों से देख सकते हैं। कल ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और आज उन्होंने सब कुछ खाली करा लिया। उन्हें पश्चिम बंगाल पुलिस की सलाह लेनी चाहिए थी, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस का विषय है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं 1 मिनट के अंदर दूसरी जगह इवेंट कर सकती हूँ। यहाँ बहुत सी जगह है जो आर्मी और रेलवे की है। हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते, न कभी करेंगे। लेकिन मुझे माफ करिए, ये आर्मी का काम नहीं है। इनके पीछे कौन है? बीजेपी, छुपा रुस्तम पार्टी। और उन्होंने ताकत का इस्तेमाल कर हमारे स्टेज को तोड़ा। उन्होंने राजनीतिक उद्देश्य और बदले के लिए सेना का गलत इस्तेमाल किया। हालांकि ममता के आरोपों पर आर्मी की तरफ से तुरंत सफाई दी गई। कोलकाता में डिफेंस मिनिस्ट्री के प्रवक्ता हिमांशु तिवारी ने कहा, जो कार्रवाई की गई वो नियम के मुताबिक है। लोकल लेवल पर आर्मी सिर्फ 3 दिन की परमिशन दे सकती है। अगर कोई उससे ज्यादा वक्त तक कार्यक्रम करना चाहता है तो उसके लिए रक्षा मंत्रालय से इजाजत लेनी होती है। लेकिन इस मामले में 1 महीना बीत जाने के बावजूद पंडाल को नहीं हटाया गया। प्रशासन और पुलिस को इसकी जानकारी देने के बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो आर्मी को इसे हटाना पड़ा। जो लोकल मिलिट्री अथॉरिटी है कलकत्ता में आर्मी का, वो किसी भी प्रोग्राम का मैदान एरिया में किसी भी प्रोग्राम के लिए 3 दिन का परमिशन दे सकता है। ये एज पर सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव है, ठीक है। इसके बियॉन्ड परमिशन अगर चाहिए हो तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस से लेना पड़ता है। सो ये परमिशन बिगिनिंग ऑफ अगस्त में दिया गया था, करीब 3 दिन के लिए, बट ऑलमोस्ट अब 1 महीना होने वाला है और ये रिमूव नहीं किया गया है। तो आर्मी ने इनको कई बार रिमाइंडर्स भेजे और उसके बाद फिर पुलिस को बताया। तो जब यहाँ नहीं हटाया गया तो पुलिस को बता के फिर आर्मी इज रिमूविंग इट। ममता बनर्जी पुरानी नेता हैं, केंद्र सरकार में भी लंबे वक्त तक मंत्री रही हैं। उन्हें सारे नियम कानून कायदे मालूम हैं। कोलकाता में धरने प्रदर्शन के लिए बहुत सारी जगह हैं। ममता की सरकार है, जहां चाहे प्रोटेस्ट करवा सकती हैं, जहां चाहे धरना दिलवा सकती हैं, कौन रोकेगा। लेकिन आर्मी के एरिया में प्रोटेस्ट के लिए परमानेंट मंच बनाना, फिर 1.5 महीने बाद मंच हटाया जाए तो उसे सियासी मुद्दा बनाना, ये ठीक नहीं है। आर्मी को राजनीति में न घसीटा जाए तो बेहतर होगा। अफगानिस्तान में कल देर रात आए भूकंप ने जबरदस्त तबाही मचाई है। अब तक 800 लोगों की मौत हो चुकी है और 2500 से ज्यादा लोग घायल हैं। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक अफगानिस्तान में कल रात 6.0 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र जलालाबाद शहर से करीब 27 किलोमीटर दूर था। भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान कुनार प्रोविंस में हुआ है, जहां कई गांव पूरी तरह तबाह हो गए। भूकंप के बाद कई आफ्टर शॉक्स भी आए, जिसकी वजह से बहुत सारी बिल्डिंग्स गिर गईं। अभी भी लोगों को मलबे से निकालने का काम जारी है। हॉस्पिटल्स में घायलों की भीड़ है। दवाइयां और मेडिकल इक्विपमेंट कम पड़ रहे हैं। भारत ने मुसीबत के वक्त में अफगानिस्तान को तुरंत मदद का ऐलान किया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी से बात की। भारत ने आज 1000 टेंट काबुल पहुंचाए हैं और इसके अलावा कल दवाइयां और 15 टन फूड मटेरियल भी अफगानिस्तान भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अफगानिस्तान में भूकंप को लेकर अपनी संवेदना जाहिर की है और कहा कि भारत इस मुश्किल वक्त में अफगानिस्तान की हर संभव मदद करेगा।